ये जो R21 और R12 है, इनकी अगर हम बात करें और इनको देखें ध्यान से, सो वी कैन से कि R21 एंड R12 इक्वल तो हैं, बट दे आर अपोजिट डायरेक्शन, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। नाउ इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो आंसर कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों ये वेक्टर इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट। एक इधर जाता है तो एक इधर आता है, अपोजिट है ये, इक्वल एंड अपोजिट। इनको देखते हुए और समझते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस R12 को आई कैन राइट एज, R12 को मैं लिख सकता हूँ -R21, एंड दिस फोर्स विल बी माइनस, बिकॉज दिस माइनस विल आई कैरी हियर, एंड देन F12 एंड F21 विल बी इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। फिर से हम इस R21 को, अगर इस R21 को हम रिप्लेस करते हैं R12 से, तो यहाँ एक माइनस साइन कैरी होके आएगा, एंड दिस माइनस साइन आई कैन पुट हियर, अगर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, एंड दिस इज, और यह भी R12 हो जाएगा, एंड दिस इज योर दिस मच फोर्स, K K, Q1 Q1, Q2 Q2, R12 R12, R12 का स्क्वायर R12 का स्क्वायर। सो दिस आई कैन रिप्लेस विद F21, इसीलिए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल, क्योंकि ये इक्वल आ जाएगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो दिस रिजल्ट वी कैन फाइंड। अच्छा, ये रिजल्ट क्या बताता है? अब इस रिजल्ट के बारे में समझना। ये रिजल्ट आपको एक इंफॉर्मेशन देता है जो आपने 11th क्लास में और 9th क्लास में पढ़ी है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? तो आंसर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, और ये चीज क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ विच सेज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और ये वह चीज फॉलो करती है। सो वी कैन से इलेक्ट्रिकल फोर्स फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये कोई बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। मैं इसको इंपॉर्टेंट बनाता हूँ। अब देखिए, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करती है, करेक्ट। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर दिस इज योर सन, अगर यहाँ पर हम सन को माने, इफ देर इज सन एंड दिस इज योर अर्थ, इनके बीच में एक फील्ड फोर्स ग्रेविटेशन। अब जो ग्रेविटेशन इस पे काम कर रही है उसका नेचर क्या है कि सन अर्थ को जितनी फोर्स लगाता है, अर्थ भी उतनी ही फोर्स सन को लगाता है। ये फोर्स कैसी फोर्स है? इंस्टेंटेनियस एक्शन एट अ डिस्टेंट, दूर पे ही एक दूसरे को इंस्टेंट अफेक्ट पहुंचाती हैं। द सेम थिंग इज हियर। इलेक्ट्रिकल फोर्स को क्या समझ में आ रहा है कि एक्शन एट अ डिस्टेंस तो ये भी दिखती हैं, बट रिमेंबर कि नथिंग कैन मूव फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन जो आगे बढ़ता है। वो वाइब्रेशन अगर लाइट की रफ्तार से तेज नहीं जा सकता है तो ये फोर्स भी इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकती हैं। इसको मॉडिफाई किया जाता है जब हम हायर क्लास में पढ़ते हैं, मैक्सवेल्स की इक्वेशंस, मैक्सवेल्स के लॉ, इनको उस टाइम मॉडिफाई करके ठीक किया जाता है। बट रिमेंबर कि अभी ये चीज़ क्या कर रही है? एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करती है, न्यूटन के थर्ड लॉ को, ठीक, लेकिन इट इज़ नॉट इंस्टेंटेनियस। इसको आगे मॉडिफाई करके सही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना अभी से ही कि इंस्टेंटेनियस फोर्स नहीं है। एक चीज़ और,
कि अगर हम दो चार्ज पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, वन इज Q1 एंड अनदर इज Q2, ये दोनों आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, दोनों के दोनों प्लस। अब जब ये फोर्स लगाएंगे तो ये पार्टिकल अगर यहां पर मैं रख दूं तो यहां से ऐसे फोर्स लगेगी, यहां रख दूंगा तो ऐसे फोर्स लगेगी, सामने रखा है तो इसको रिपल्सन इस तरफ मिलेगा, इसको यहां रिपल्सन मिलेगा। तो ये जो चीज है हमने जो अभी ड्रॉ किया, इट शोज कि फोर्स इनके लाइन जॉइनिंग में ही काम करती है, जो लाइन इनको जॉइन कर रही है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स भी काम करती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल अगर यहां है तो वो यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नो, द फोर्स एक्ट्स बिटवीन लाइन जॉइनिंग, इनके लाइन। अब देखो जैसे पार्टिकल यहां और यहां है तो फोर्स यहीं पर काम करेगी और इसको यहां और यहां धकेलेगी, ऐसा नहीं कि पार्टिकल को यहां धकेल के यहां ले आएगी। तो ये जो प्रिंसिपल है ये ऑब्वियस है, इट वर्क्स। सो वी कैन ऑल्सो राइट वन स्टेटमेंट फॉर दिस, इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट्स line joining the force, line joining the force, जो फोर्स जो लाइन को ज्वाइन करती है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स उसी में काम करती है। इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट्स लाइन जॉइनिंग दी टू पार्टिकल्स, लाइन जॉइनिंग दी टू चार्ज पार्टिकल्स। ये थोड़ी बहुत जो स्टेटमेंट है, इन्फॉर्मेशन, ये हमें याद रखनी है और काम आएगी हमारे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली वर्क करती है, क्योंकि हमने इसको प्रैक्टिकली चेक किया तो इट वर्क्स प्रैक्टिकली। कुछ चीज़ें और एक ऐसी जो देखने और समझने में अनऑब्वियस है, कहने का मतलब कि जब उसको हम ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो उसको समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल पर्पस पे काम करती है। इसको हम बोर्ड पे बना के या कॉपी में बना के हम इसको समझ नहीं पाएंगे। क्यों? लेट्स मी सी। एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, Q1, Q2 एंड Q3। ये अगर पार्टिकल माइनस है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब देखना, पार्टिकल नंबर 1 3 से भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और 2 से भी करेगा एक्सपीरियंस। पार्टिकल नंबर 2 1 से भी करेगा, 3 से भी करेगा, और 3 2 से भी करेगा, 1 से भी करेगा। ये सब पार्टिकल में आपस में फोर्स इनको अफेक्ट पहुंचाती हैं, ठीक है। लेकिन वी विल सी, और जो प्रैक्टिकल पर्पस पे काम करती है चीज़ें, उसके बारे में। क्यों उसके बारे में? देखो, और इसमें समझने की बात क्या चीज़ है, अगर ये प्लस ये माइनस, तो इसको ये यहाँ अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये भी यहाँ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये जाएगा कहाँ? तो आंसर है कि इन दोनों के रिजल्टेंट के बीच में जाएगा। एक फोर्स यहाँ अट्रैक्ट, एक फोर्स यहाँ अट्रैक्ट। वी नो इसका रिजल्टेंट कैसे बनाना पड़ेगा। इस वेक्टर के इसके जो इफेक्ट है उसको हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक वेक्टर्स। ये वेक्टर की प्रॉपर्टी में है, इसको हम एक ही प्लेन में बना सकते हैं। सो दिस विल गो हियर, इसके रिजल्टेंट में। ये मुझे एक बात का आंसर दो, क्या पार्टिकल 1 और पार्टिकल 3 पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा? हो रहा है, बट वी विल से कि जो पार्टिकल 1 2 3 है, जब हम किसी एक पर फोर्स की बात करेंगे तो बाकी पार्टिकल
दूसरे फोर्स से या दूसरे पार्टिकल से अनअफेक्टेड रहेंगे। और ऐसा पढ़ने पर ही हमें समझ में आएंगी चीज़ें नोटबुक में या बोर्ड पर। अगर एक दूसरे को ही अफेक्ट पहुंचाएं और सबको एक साथ पढ़ोगे, इट विल नॉट वर्क। ये आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? यहाँ पर मैं n पार्टिकल रख सकता हूँ, मल्टीपल n पार्टिकल्स। अब n पार्टिकल्स के लिए कैसे बनाओगे डायग्राम, कैसे बनाएंगे रिजल्टेंट? इट इज़ नॉट ऑब्वियस। तो इसको पढ़ क्यों रहे? क्योंकि ये प्रैक्टिकली वर्क करती है। ये चीज़ प्रैक्टिकली वर्क करती है, इसीलिए आपस में एक दूसरे का बनाएंगे रिजल्टेंट और वो वर्क करती है। तो हम अभी अगर एक की बात करते हैं पार्टिकल नंबर 2 पर, तो बाकी फोर्सेस, बाकी जो चार्ज पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से अनअफेक्टेड रहेंगे। और एंड दिस इज फेमसली नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यही प्रिंसिपल हर जगह पर वर्क करती है। जैसे कि मास के बारे में अगर बात करें, अगर ये मास होते, ठीक है, तो भी हम इसमें कौन सी प्रिंसिपल लगा रहे होते? सुपरपोजिशन। क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक जनरल नाम है जो मल्टीपल मास के लिए काम करता है, मल्टीपल चार्जेस के लिए काम करता है। जहाँ पर फोर्स की बात करें मल्टीपल उसके लिए काम करता है, सुपरपोजिशन। सो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल and this is the particle which is experiencing force, particle which is experiencing force, and then another particle will be unaffected due to the presence of other charges. Particle which is experiencing force, particle which is experiencing force will be considered as affected particle due to other particle, affected particle due to another particles, due to other particles, not another क्योंकि एक हो जाएगा, due to other particles, but remain particles will be unaffected due to the presence of other charges. Other charges. ठीक है, तो जो अदर चार्जेस रहेंगे उसकी वजह से बाकी पार्टिकल एक दूसरे में आपस में अनअफेक्टेड रहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसको लिखते कैसे हम? इसको लिखते हैं कि पार्टिकल 2 एक्सपीरियंसिंग फोर्स किस चीज़ की वजह से एक्सपीरियंस कर रहा है? 1 2 3 बहुत सारे हो सकते हैं, और इनको हम वेक्टर सम करेंगे, इनको हम वेक्टर सम करेंगे। सो हाउ विल इट वर्क? पार्टिकल 2 एक्सपीरियंसिंग फोर्स ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू नॉट 2 ड्यू टू 3, क्योंकि अपनी वजह से तो वो एक्सपीरियंस करेगा नहीं। एंड दिस विल गो ऑन अप टू n. So this is your vector sum which you have to take care of. ये वेक्टर सम है। अच्छा, फिर से देखते हैं। देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में ये चीज़ थोड़ी सी हमें खटकती है कि अगर और भी पार्टिकल हुए तो वो सब पे अफेक्ट पहुंचाएंगे, बट अगर हम सबको करेंगे कंसिडर, सबका देखेंगे रिजल्टेंट कि देखिए पार्टिकल 1 भी तो कहीं ना कहीं रिपेल होगा, है ना, ये इधर जाएगा फिर ये इधर जाएगा, तो इस पर तो कुछ ना कुछ अफेक्ट होना चाहिए फिर अलग से। अगर ये सोचेंगे तो हम इसको नहीं कर पाएंगे सॉल्व, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑब्वियस। ये बोर्ड पे समझाने वाली चीज़ नहीं है, नो तो कॉपी। इट वर्क्स प्रैक्टिकली, कि ये वर्क करती है। और कैसे करती है?
इस तरह से। दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम इसको वेक्टर सम करके फोर्स फाइंड कर लेंगे। एंड वी नो कि अगर यहाँ एक पार्टिकल है Q1, यहाँ एक पार्टिकल है Q2 और यहाँ एक पार्टिकल है Q3 और यहाँ पर मैंने एक और पार्टिकल रखा Q4। यहाँ पर Q1 प्लस, या तो कहेंगे माइनस, दिस ऑल्सो माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, बट दिस इज प्लस। तो क्या होगा? दिस विल गो हियर, विल कम हियर, ऐसे होगा। और हमें एक चीज और पता है कि जब इनकी फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे, फोर्स 1 2 3, तो हमें इनको वेक्टर सम करना है, इसीलिए इनका इफेक्ट एक ही लाइन में होना चाहिए। हमने वेक्टर में लास्ट टाइम हमने 11th में पढ़ा कि अगर एक वेक्टर इधर फोर्स काम करता है, दूसरा यहाँ काम करता है और तीसरा यहाँ काम करता है सपोज, तो इनको ऐड कैसे करेंगे? ऐड इनको एक ही लाइन में करेंगे, या तो इन सबको इस लाइन में ऐड कर लो, या इस लाइन में ऐड कर लो सबको, या तो इस लाइन में ऐड कर लो। 3 ऑप्शन है, इसमें, इसमें या इसमें। कैसे? अगर इसमें ऐड करते हो तो इसका इफेक्ट यहाँ कितना है फाइंड करना पड़ेगा, इसका इफेक्ट यहाँ कितना है फाइंड करना पड़ेगा, इसका इफेक्ट यहाँ कितना है ये फाइंड करना पड़ेगा। और अगर यहाँ करते हैं तो इसका इफेक्ट इस लाइन में कितना, कैसे मिलेगा? इस पर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो इसका इफेक्ट इस लाइन में हमें इतना मिल जाएगा कि ये इतना बड़ा वेक्टर काम कर रहा है। तो सेम इसके लिए हम एक प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे एंड दिस विल गो लाइक दिस, और वो इतना मिल जाएगा। फिर इसको और इसको हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि अब ये एक लाइन में आ गया और एक लाइन में अपोजिट एक दूसरे से, तो हमें इस तरह से वेक्टर सम करना होगा इनका, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड। ठीक है ना? तो यहाँ से हमें एक से ध्यान देना पड़ेगा कि किस लाइन में आप इसको फाइंड करना चाहते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए, क्या इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वी कैन चेक, एक चार्ज पार्टिकल हमने प्रोटॉन, लेट्स बी से प्रोटॉन, एक ये और एक ये, इनकी सेपरेशन डिस्टेंस लेट्स बी से इट इज योर x। इलेक्ट्रिकल फोर्स कितनी होगी if we find only magnitude? So answer is K. Charge on the proton, charge on the proton, charge on the proton is 1.6 times 10 to the power minus 19, and I will Q1 Q2 and this axis electrical force. And what about gravitation? This will be G, और प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6 टाइम 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम एंड 27 kg, 27 kg। 10 to the power minus 24 इंटू 10 to the power minus 3, हाँ 10 की पावर माइनस 27 kg, ये एक प्रोटॉन का मास है। अब उसके बाद m1 m2, so this will be 1.6 into 10 to the power minus 27 square, सेपरेशन डिस्टेंस x स्क्वायर। और जब इसको हम कंपेयर कर लेंगे इनके कांस्टेंट को ब्रेक करके काट पीट के, और ये कहाँ पर रखा है? लेट्स बी से इट इज योर इन फ्री स्पेस, तो इसकी वैल्यू हमें पता है
क्या इसकी वैल्यू होती है फ्री स्पेस में? ये कूलम कांस्टेंट की वैल्यू फ्री स्पेस में 9 × 10⁹ एंड दिस ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम एंड दिस इज ऑलवेज यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये कंपेयर करेंगे अगर तो इससे हमें एक रिजल्ट मिलेगा, आई डू नॉट नो, इट मस्ट बी रफली अराउंड 10⁻38 टाइम्स। कहने का मतलब क्या कि इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स को अगर कंपेयर करें तो ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और हम ये देख सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स जितनी भी है इलेक्ट्रिकल फोर्स उससे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रफली ही आएगा ये नंबर, लेकिन मैं कैलकुलेट अभी नहीं कर सकता हूँ, तो ये रफली इतना नंबर देगा। सो दिस इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन। अच्छा, ये दोनों फोर्स कैसी हैं? ये दोनों फोर्स फील्ड फोर्स। अब इनके फील्ड की बात करते हैं कुछ। लेट्स वी सी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको समझना है। सो लेट्स वी फर्स्ट कंसीडर देयर इज अ चार्ज प्लस, ये प्लस चार्ज कि अगर आसपास हम कोई एक चार्ज रखते हैं, सो वी नो दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, this will also experience a force without touching, and this is because the charge having field around it, और इसके पास भी आसपास फील्ड होगी, तभी एक दूसरे को ये इंटरेक्ट कर पाएंगे। इनकी फील्ड कैसी होती है? दिस वी हैव टू चेक। अगर ये फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि देखिए ये जो फोर्स लगी थी इस पर, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी ताकतवर थी, ये अगर हमें पता करना है कैसे करेंगे? या फिर से इलेक्ट्रिकल फील्ड है क्या? सो द आंसर इज दीज आर इमेजिनरी लाइंस। बट इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं। एक ग्रास सीड लेकर चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो वो चार्ज पार्टिकल उन सीड को अट्रैक्ट कर लेंगे कुछ इस फैशन में कि वो इस तरह से पार्टिकल सीड्स अपने आप को अरेंज कर लेंगे इस तरह से, एंड दिस इफेक्ट वी कॉल एज इलेक्ट्रिकल फील्ड। बट फॉर नाउ लेट्स वी से, एंड व्हाट इज दिस imaginary lines which causes electrical force, which causes electrical force, जिसके कारण, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स को होती है। सही है? अच्छा, और इसके लिए हम एक अच्छा सा वर्ड देते हैं, फील्ड लाइंस। क्या आंसर है कि स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल। व्हाट काइंड ऑफ स्पेस? सो द आंसर इज द स्पेस विल बी अफेक्टेड। जो स्पेस इसके अराउंड होगा वो अफेक्ट होगा इन इमेजिनरी लाइंस की वजह से, और वो अफेक्ट कुछ ऐसा होगा कि इसके आसपास एक पार्टिकल को रखेंगे तो वो पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा, अब एक चीज़, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो हमें पता कैसे चला कि फोर्स एक्सपीरियंस होती है? फोर्स को जानने के कई तरीके। एक पार्टिकल को रख के देखो, या तो वो एक्सलरेट करेगा या तो वो अपनी डायरेक्शन को बदल लेगा। अगर तेजी से चल के आ रहा है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, डी एक्सलरेट। सिंपल कहें तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है, तब हम कहते हैं कि वहाँ पर फोर्स है। एक चीज़ और, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी ताकतवर होती है ये हम इसको पता कर सकते हैं। देखो कैसे, ये कितनी ताकतवर है हमें ये पता करना है। तो फर्स्ट लेट्स वी सी, ये एक चार्ज पार्टिकल, इसके अराउंड कुछ फील्ड्स हैं। जो कुछ इस तरह से बाहर आ रही हैं, लेट्स वी से। अच्छा, जो ये फील्ड्स हम देख रहे हैं
इनकी स्ट्रेंथ पता करने का एक तरीका, हम इस फील्ड के अंदर एक पार्टिकल को लेकर आएंगे। एंड हाउ विल वी ब्रिंग दैट पार्टिकल? सो द आंसर इज, इफ आई कैरी अ पार्टिकल इन माई हैंड एंड इफ आई मूव टूवर्ड दिस फील्ड लाइन्स, देन आई विल एक्सपीरियंस ए फोर्स लाइक अ मैग्नेट। अगर एक मैग्नेट यहाँ पर है, उस मैग्नेट के पास जाओ, या तो हमारा हाथ अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा। और ये चीज़ क्या है? एक एक्सपीरियंस है फोर्स का। अच्छा, इसी तरह से हम इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को पता कर सकते हैं। हम एक पार्टिकल को इसके पास लेकर आएंगे और हम उसको यहाँ रखेंगे। इस पार्टिकल के बारे में कुछ खास बातें क्या, तो सुनो। ये जो हमने चार्ज पार्टिकल माना है, इसको हम अक्सर सोर्स चार्ज कहते हैं। इसको हम यूजुअली सोर्स चार्ज कहते हैं, और इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। और ये क्यों कहलाते हैं, इसको समझो। देखो, हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को इस लोकेशन पे पता करना है कितनी ताकतवर है। एज फोर्स इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस और सेपरेशन डिस्टेंस, क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड भी सेपरेशन डिस्टेंस का फंक्शन है? ये पता कर लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस पार्टिकल को जब लेकर आए फील्ड के अंदर, ये पार्टिकल अपनी जगह ना बदले। अगर ये डिस्प्लेस होके इधर आ जाएगा तो इससे अटैच फील्ड लाइंस भी हट जाएंगे वहां से। अगर ये हट के इधर आ गया तो इस फील्ड लाइन का भी तो चेंज आ जाएगा ना। तो कैसे हम पता करेंगे? अगर इसमें कंटिन्यू चेंज आता रहेगा फील्ड के अंदर, तो इसकी स्ट्रेंथ एक पॉइंट पर कैसे पता करेंगे? नहीं कर सकते। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ इतनी कम हो कि इसको अफेक्ट ना पहुंचे, या इसको किसी चीज से बांध के रखो। हमने किसी सपोर्ट को लगा दिया, इसको लेकर आते हैं तो ये मूव ना करे। हम इसको लेकर आए, अब ये मूव नहीं कर सकता। हम इसको क्यों लेकर आए? तो आंसर है, इसकी फील्ड को टेस्ट करने के लिए, इसकी फील्ड को पता करने के लिए। स्ट्रेंथ कितनी है? टेस्ट, इसलिए इसका नाम क्या है? टेस्ट चार्ज। अब इसको हम टेस्ट चार्ज के नाम से जानते हैं। नाउ यू कैन सी कि अगर वो चार्ज Q है, दैट चार्ज Q विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स। ट्रू? अच्छा, अगर Q चार्ज F फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? एंड दिस बिकम्स योर इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड मेन है क्या? इट डिफाइंस अबाउट फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी ताकतवर होती है, इस बात को डिफाइन करने का तरीका क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट क्यों बोला? लाइक कूलम, माइक्रो कूलम, ये कोई भी यूनिट ले सकता है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, यस। तो इसको डिफाइन करने का ये तरीका हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स डिफाइंस अबाउट ए फोर्स। ये फोर्स एक्सपीरियंस कराएगी, ये बताएगी फोर्स ताकतवर तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी ताकतवर। बट हम इसका अमाउंट जानना चाहते हैं कि वो फोर्स कितनी ताकतवर है, तो हम इसको चार्ज से कंपेयर कर लेंगे कि हम जो चार्ज लेकर आए हैं वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्यों? क्योंकि इस चार्ज की अपनी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी। ये ताकतवर रहेगा तो फोर्स भी ताकतवर रहेगी, क्योंकि ये फील्ड किसकी है? सोर्स चार्ज की। देखो, ये फील्ड सोर्स चार्ज की है, तो इस चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ाने से ये फील्ड क्यों बदलेगी? नहीं बदलेगी। इसीलिए अगर चार्ज हम ज़्यादा ताकतवर लेकर आएंगे, सो फोर्स एक्सपीरियंस भी ज़्यादा ताकतवर होगा। एंड दिस विल मेक इट कांस्टेंट, कि ये ताकतवर चार्ज रहेगा तो फोर्स भी ताकतवर लगेगी, और इलेक्ट्रिकल फील्ड सोर्स की चार्ज की नहीं बदलेगी। सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहेगी। अब इससे एक चीज़ और, ये चीज़ मैंने क्या लिखी है?
यस, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब एक चीज और स्टूडेंट यहाँ भूल जाते हैं यहाँ पर कि इनको लगता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड है किसकी, इसकी या इसकी। फॉर्मूले में तो ये दिया हुआ है, बट रिमेंबर कि इलेक्ट्रिकल फील्ड किसकी होती है, सोर्स चार्ज की। अभी वेक्टर वाला थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेट्स वी सी E इक्वल्स टू फोर्स कितनी के, इसके चार्ज Q और ये वाला फोर्स में ये चार्ज Q, इनकी सेपरेट डिस्टेंस x स्क्वायर। दिस इज योर फोर्स पर यूनिट चार्ज, दिस विल बी कैंसिल्ड आउट। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड किसकी रहेगी, सोर्स चार्ज की। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम वेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा इस वेक्टर के बारे में थोड़ा समझना। अगर एक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, अगर फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसे समझे इस चीज को, लाइक अ वेलोसिटी। अगर एक नदी की बात करते हैं हम, तो नदी में पानी इस तरह से फ्लो होता है आगे की तरफ, वी नो वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड दिस यू नो वेब काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, लाइक हम कह सकते हैं कि एक स्पाइडर का जो जाल होता है, वेब होता है, उसकी तरह इसको समझ सकते हैं। ये कंटिन्यूस तरह से बना होगा। ये क्या है, वेलोसिटी की जो स्ट्रीम है वो इस तरफ है, रिवर का फ्लो इस तरफ है। अब इसको देखो, एक चार्ज को मैंने यहां ब्रिंग किया, इसके थ्रू फील्ड निकल रही है हर पॉइंट पर, इधर भी हर जगह पर। मैं एक काम बोलता हूं आपसे, मैंने कहा कि रितेश मैंने इसको ऐसे पकड़ा है, आप अपने पास एक चार्ज लेकर आओ, आप उसको ऐसे लेकर आओ, यहां टच करो, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, तो यहां पर एक स्टिकर को लो, ऐसे स्टिकर पे लो, उस पर लिख दो इतनी फोर्स है, कहां कर रहे हो एक्सपीरियंस, इस तरफ, उसकी डायरेक्शन बना दो। यहां कर रहे हो क्या एक्सपीरियंस, हाँ यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, हर जगह करेंगे, यहां भी करेंगे एक्सपीरियंस। और इस तरह से पूरे कमरे में स्टिकर लगा दो विद डायरेक्शन। फिर उस कमरे से बाहर आ जाओ, एंड देन यू विल सी कि हर पूरे कमरे के अंदर स्टिकर फैला हुआ है, और वो आपको फीलिंग देगा एक वेक्टर फील्ड की। वेक्टर फील्ड का मतलब है कि ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जो कि फील्ड वाली होती हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड, दीज ऑल थिंग्स, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको ऐसे वेक्टर फील्ड की फीलिंग कराएंगे। फिर से देखो, ये जो वेक्टर फील्ड है या कहें इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसको अगर ड्रॉ करें तो ये इस तरह से ड्रॉ होगी कि ये प्लस चार्ज, डॉटेड लाइन से भी कर सकते हैं और फुल लाइन से भी। इनकी मैं कुछ फोटो डाल दूंगा वीडियो में। मैं इसको फुल लाइन से बनाता हूं अभी। ये कंप्लीट लाइन है इसकी। डॉटेड लाइन और फुल लाइन में क्या डिफरेंस है, आई विल टेल। देखिए, अगर मैं डॉटेड बनाता तो कैसे बनाता, मैं चार्ज के पास फील्ड के स्ट्रेंथ ज़्यादा रखता, फिर डॉट देकर मैं इससे कम अमाउंट में यहाँ बनाता, फिर कुछ गैप देकर इससे भी कम अमाउंट में यहाँ बनाता, और क्या समझ में आता कि फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन दी सेपरेशन डिस्टेंस। एक मिनट, दरवाजा बंद कर दो ना जल्दी से, एक मिनट। अरे सब ठीक है। डॉटेड लाइन बनाता तो मैं इस तरह से बनाता, और आगे जाता तो मैं इसको और छोटा कर देता। तो डॉटेड लाइन में हम उसकी स्ट्रेंथ को इनकी लेंथ से देखते हैं, और जब मैं इसको फुल बनाऊंगा तो फुल को हम देखते हैं उनके क्राउडिंग से। मैं अगर इसको और बनाऊं तो फील्ड कहाँ ताकतवर है, जहां पर इनकी क्राउडिंग ज़्यादा होती है, मतलब नियर चार्ज। तो यहाँ पर इसकी क्राउडिंग ज़्यादा है और इतने ही एरिया में इसकी क्राउडिंग कम है।
यहाँ पर 3 फील्ड आ गई, 1 2 3, इतना ही बड़ा सर्कल यहाँ बनाया तो यहाँ पर 2 भी मुश्किल से आई। तो दूर जाने पर और दूर जाएंगे तो यहाँ पर क्या पता है एक भी फील्ड ना आया इसके अंदर। तो फुल लाइंस के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ किससे मिलती है? उनकी क्राउडिंग से, और डॉटेड लाइन में उनके लेंथ से, वेक्टर की लेंथ से। सो रिमेंबर, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स आर स्ट्रॉन्गर व्हेन दे आर क्लोजर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिकल फील्ड is stronger, electrical field lines are stronger when they are close to each other, when they are close to each other, that is कि उनकी क्राउडिंग से हम उसके स्ट्रेंथ का पता लगाएंगे। तो कहाँ पर ज़्यादा होगी फील्ड? जहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एक वेक्टर का साइन असाइन करके एक यूनिट वेक्टर पुट कर देंगे, एंड दिस विल शो इट्स डायरेक्शन। एक प्लस चार्ज को देखकर आप मुझे ये समझाओ, अगर मैं यहां से सब कुछ मिटा दूंगा तो आपको अपीयर होगा कि देखिए सेंटर में कुछ चीज़ ऐसी है जिससे चीज़ें बाहर की तरफ निकल रही हैं, करेक्ट? यहाँ पर कुछ ऐसा है जिससे चीज़ें बाहर निकल रही हैं, और जो भी यहाँ पर है उसको हम हायर क्लासेस में या 12th क्लासेस में उसको एज ए सोर्स बोलते हैं। सोर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नाम है इसका सोर्स। कि अगर हम किसी फील्ड लाइन को एक पॉइंट से बाहर आते हुए देखें तो हम बोलेंगे यहाँ पर कोई ना कोई सोर्स है जो फील्ड लाइंस को बाहर निकाल रहा है, और ये फील्ड लाइंस जब बाहर जाती हैं तो किसकी निशानी है? प्लस चार्ज की। और इसी तरह से एक माइनस चार्ज के लिए दे कम क्लोजर, इनके एरो से पता लग जाएगा कि ये इस तरफ सारी की सारी अट्रैक्ट हो रही हैं। ये क्या फीलिंग देता है आपको? ऐसा लग रहा है कि हमने यहाँ से अपना नल जो है टंकी, उसको हमने ओपन कर दिया और ये हमने हाथ धोकर उस सारे पानी को एक सिंक में गिरा देते हैं। तो एज ए सोर्स, टैंक जो हमने हमारे घर पे वाटर टैंक होता है, इट वर्क्स एज ए सोर्स ऑफ वाटर, और जो वाटर सारा का सारा इकट्ठा होता है एक जगह, उस चीज को क्या बोलते हैं? सिंक। तो सोर्स एंड सिंक, ये नाम हमारे लिए जानने हैं कि यहां पर सोर्स है, यहां पर सिंक है। ओके, नाउ इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ को अभी हमने लिखा, एंड दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड दिस इज योर टेस्ट चार्ज। इसको डिफाइन किया। ये चीज क्या बताती है? इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ एट सम पर्टिकुलर डिस्टेंस, एंड ऑल्सो रिमेंबर फंक्शन ऑफ पोजिशन और फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कैसा फंक्शन है ये? इलेक्ट्रिकल फील्ड भी ये और फोर्स भी ये। कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम इस फील्ड से दूर जाएंगे वैसे वैसे ये फील्ड कमजोर होती जाएंगी और वैसे वैसे ही फोर्स वीक पड़ती जाएगी। तो ये कैसे काम करती है? इन्वर्सली स्क्वायर पे। ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ना, ये हमें और खास ध्यान देनी है जब हम डाइपोल पढ़ेंगे। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस में इसका ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा बहुत। इसकी प्रॉपर्टी को अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो इसको हम कल आराम से करते हैं डिस्कस फर्दर, ठीक है? ओके।